नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार की समीक्षा। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं और इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छे कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी जो पुरस्कार कहानी है, इसका जो सार है वो मैं करवा चुकी हूँ। और जयशंकर प्रसाद के साहित्य की विशेषताएं और उनके जीवन का परिचय मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसका लिंक। आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। आइए अब तत्वों के आधार पर पुरस्कार कहानी की समीक्षा प्रारंभ करते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि किसी भी कहानी की अगर तत्वों के आधार पर समीक्षा करनी हो तो प्रमुख इसके 6 तत्व होते हैं जिनके आधार पर हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तत्व क्या है? कथानक। कथानक में हमें क्या बताना होता है कि कथा किस प्रकार की ली गई है, क्या वो कहानी के हिसाब से ठीक है या नहीं है, ये हमें इसमें बताना होता है। तो जो पुरस्कार कहानी का कथानक है वो बहुत ही उपयुक्त कथानक है कहानी कला की दृष्टि से। इसमें कहानी का कथानक क्या मायने रखता है कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत अधिक छोटा ना हो, क्योंकि छोटा होगा तो वो लघु कथा में हो जाएगा और बहुत बड़ा होगा तो ना तो वो उपन्यास बन पाएगा और ना ही वो कहानी रह पाएगी। इसीलिए कथानक सीमित होना चाहिए। और जो पुरस्कार कहानी है, इसका कथानक मगध और कौशल राज्य के बीच में घूमता है। जो मगध है उसकी पृष्ठभूमि यही है कि कौशल राज्य के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो कथानक है इसमें मगध का राजकुमार है और इसके साथ साथ जो कौशल राज्य है वहाँ की इस कहानी की नायिका है जिसका नाम मधुलिका है। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पर, यानी दोनों के आपसी संबंध कैसे हैं वो हमें इस कहानी के माध्यम से पता चलते हैं। यानी दोनों में परस्पर विरोधी विचारधाराएं कार्य कर रही है या विरोधी विचार है दोनों के। तो इसमें अगर हम देखें तो ये बहुत अधिक लंबी कहानी नहीं है, लेकिन जो भी घटनाक्रम इस कहानी में दिया गया है वो बहुत ही रोचक है। कौशल राज्य में जो कृषि का उत्सव बनाया जाता है जिसमें कि मधुलिका की भूमि राजा ग्रहण करता है और उसमें हल चलाता है, खेती करता है, तो उस परंपरा का निर्वाह किया जाता है और वहीं से ये कहानी प्रारंभ होती है। और कहानी का अंत कहाँ होता है? मधुलिका के समर्पण से, मधुलिका के त्याग से, उसके कर्तव्य के विजय से। तो ये एक छोटा सा कथानक है जो मधुलिका के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन बहुत ही सुंदर कथानक इस कहानी का बना है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है पात्र और चरित्र चित्रण। देखिए, कोई भी जो कहानी है उसमें दो तरह के पात्र होते हैं, एक तो प्रमुख पात्र और दूसरे होते हैं गौण पात्र। यहाँ पर अगर प्रमुख पात्रों की बात करें तो मगध का राजकुमार है अरुण। अरुण और कौशल की जो नायिका है वो कहाँ की है? कौशल की नागरिक है। जो नायिका है वो कौन है? मधुलिका। तो ये दोनों ही हमारे प्रमुख पात्र हैं, अरुण और मधुलिका। इसके साथ साथ जो गौण पात्र हैं वो जैसे सैनिक हैं, राजा है या उसके साथ साथ मंत्री हैं, ये सब कहानी के गौण पात्र है जिससे कि कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन कहानी प्रमुख रूप से मधुलिका के आसपास घूमती है, उसके विचारों और उसके जो भाव हैं उन्हीं में गुथी हुई है ये कहानी। तो ये एक भाव प्रधान कहानी है। जो पात्र हैं इस कहानी के वो भी भाव प्रधान चरित्र उसका लिया है, क्योंकि संपूर्ण जो कहानी है मधुलिका के भावों के आसपास ही घूमती है। अब अगर बात करें कि इस कहानी में जो प्रमुख पात्र है उसका चरित्र कैसा है, तो यहाँ पर अगर मधुलिका की बात करें तो जब हमने कहानी का सार किया था तो उस कहानी में पढ़कर हमें पता चला कि जो मधुलिका है वो मानवीय गरिमा से परिपूर्ण चित्रण है, चरित्र है। यानी उसमें मानवीय गरिमा के जो गुण होने चाहिए वो इसमें है। किसमें? मधुलिका में। दूसरा अगर हम देखें, स्वाभिमानी है मधुलिका, राष्ट्रीय प्रेम भाव से परिपूर्ण है या राष्ट्रीय प्रेम भाव से उत्प्रोत है। इसके साथ साथ सच्ची प्रेमिका है। सच्ची प्रेमिका किससे प्रेम करती है? ये अरुण से प्रेम करती है और अपने प्रेम का जो रूप स्पष्ट करती है वो इस कहानी की अंतिम घड़ी या अंतिम समय में होता है, जब मधुलिका किसी पुरस्कार को ना लेकर पुरस्कार के रूप में अरुण के साथ मृत्युदंड की मांग करती है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि मधुलिका सच्ची प्रेमिका भी है
और इसके साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ है। वो जानती है कि उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है। एक नागरिक होने के नाते, एक राज्य की नागरिक होने के नाते उसका प्रमुख जो कर्तव्य है वो अच्छे से समझती है, तो वो एक कर्तव्यनिष्ठ नारी भी है। तो ये मधुलिका के पात्र की विशेषताएं हैं। उसके बाद अगर अरुण की बात करें तो अरुण संघर्षशील पात्र है, क्योंकि इसको ये जो विचार हैं वो अपने मगध राज्य से नहीं मिलते, तो मगध से इसको निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ वो संघर्षशील तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ निर्भीक भी है, क्योंकि राज्य से निकाल देने के बाद भी वो मधुलिका को समझाता है कि हम एक नया राज्य स्थापित कर सकते हैं, और वो कैसे, कौशल पर अधिकार करके। तो एक निर्भीक व्यक्ति ही निर्णय ले सकता है कि कैसे किसी राज्य में पलटवार करना है या कैसे वहां पर तख्ता पलट करना है। इसके साथ साथ संवेदनशील पात्र भी है, क्योंकि मधुलिका के प्रति उसके हृदय में जो भाव हैं वो संवेदना और प्रेम के भाव हैं। तो ये पात्रों के बारे में अगर हम देखें तो प्रमुख पात्र दो ही हैं, और दोनों के चरित्र की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। उसके बाद आता है संवाद योजना। देखिए, संवाद किसी भी कहानी की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे शरीर बिना रीढ़ की हड्डी के गति नहीं करता, उसी प्रकार संवादों के बिना कहानी की कोई गति नहीं हो सकती। तो ये जो संवाद हैं ये कहानी को परिपूर्णता प्रदान करते हैं, इसके साथ साथ कहानी को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। इस कहानी में भी जो प्रभावपूर्ण संवाद है, रोचक संवाद है, उनका प्रयोग लेखक ने किया है। मार्मिक संवाद है इसके, जो कि इनके पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को और अधिक स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि संवादों के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसी पात्र के भाव कैसे हैं, दूसरे के प्रति वो कैसे भाव रखता है, कैसे विचार रखता है। तो किससे पता चलता है? संवादों से। तो कहानी तत्वों के आधार पर अगर हम देखें तो इस कहानी की संवाद योजना भी बहुत सुंदर तरीके से लेखक ने बनाई है। उसके बाद आता है देश, काल और वातावरण। देखिए, देश, काल और वातावरण में हमें क्या बताना होता है कि समय कौन सा है, इसके साथ साथ स्थान कौन सा है, और किस प्रकार की जो परंपराएं हैं उनका निर्वाह किया जाता है, यानी परंपराओं का कैसा निर्वाह कहानी में किया गया है। तो ये जो कहानी है ये मुख्य रूप से कल्पना पर आधारित कहानी है, लेकिन ऐतिहासिक घटनाक्रम है, ऐतिहासिकता है इस कहानी में। क्योंकि जो मगध राज्य की बात हम कर रहे हैं, कौशल राज्य की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ हमारे इतिहास में ये दोनों ही राज्यों का अस्तित्व रहा है, तो ये ऐतिहासिकता पर आधारित है। वैसे भी जयशंकर प्रसाद भारतीय इतिहास को अपने लेखन के माध्यम से दिखाने में पूर्ण रूप से सक्षम लेखक रहे हैं, या उनकी कलम पूर्ण रूप से सक्षम है हमारे इतिहास को चित्रित करने में। तो वो कार्य उन्होंने इस कहानी में भी किया है। वातावरण की दृष्टि से अगर देखें तो कहानी पूर्ण रूप से जीवंत कहानी है। इसमें जैसे कौशल राज्य में जो कृषि उत्सव का आयोजन किया जाता है उस समय का वर्णन किया है गया है। प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है, जब खेतों में कार्य हो रहा है उस समय में, या खेतों में जो उत्सव मनाया जा रहा है उस समय का। तो ये कहानी अगर देश, काल और वातावरण की दृष्टि से देखें तो बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी बन पड़ी है। उसके बाद आती है भाषा शैली। देखिए, जयशंकर प्रसाद अपनी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी के लिए जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पात्र लिए वो ज़्यादातर ऐतिहासिक पात्र हैं, और उन पात्रों को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और वो भी प्रवाहशील और काव्यात्मक है। इसमें अगर हम देखें भाषा में लालित्य और शैली दोनों ही सजीव भी हैं और रोचकता भी उत्पन्न करती है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग भी है अपनी बातों को प्रभावपूर्ण तरीके से कहलवाने के लिए। इसके साथ साथ सूक्ष्मता और चित्रात्मकता भी इनकी भाषा और शैली में हम देख सकते हैं। तो अगर भाषा शैली की दृष्टि से देखें तब भी एक कहानी पूर्ण रूप से यहाँ संवादात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है। इसके साथ साथ वर्णनात्मकता भी हम देख सकते हैं कहानी में है। उसके बाद आती है उद्देश्य की। देखिए, उद्देश्य की अगर बात करें तो कोई भी रचना, कोई भी कहानी, कोई भी कविता, कोई भी नाटक बिना उद्देश्य के नहीं होता। उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई उद्देश्य जरूर छुपा रहता है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में लेखक ने प्रेम के व्यक्तिक और सामाजिक रूप का चित्रण किया है। यानी एक तो व्यक्तिगत प्रेम, लेकिन उस प्रेम को कैसे समाज के लिए समर्पित कर दें वो इस कहानी में उन्होंने दिखाया है। इस कहानी में अगर देखें तो राष्ट्र प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन ये राष्ट्र प्रेम का जो भाव है वो किसके मन में है? मधुलिका के मन में। और मधुलिका की इसके साथ साथ वो किससे प्रेम करती हैं? वो अरुण से भी प्रेम करती हैं।
लेकिन जो कहानी का घटनाक्रम कुछ ऐसे घटित होता है कि अंतिम समय पर जो मधुलिका है वो अपने प्रेम को अपने कर्तव्य के लिए त्याग देती है, यानी कर्तव्य की विजय होती है किस पर, प्रेम की। लेकिन इसके साथ साथ अंतिम जो घटना घटती है उसमें वो क्या मांगती है पुरस्कार के रूप में, वो राजा से पुरस्कार के रूप में प्राणदंड मांगती है। किसके साथ, अरुण के साथ, क्योंकि अरुण को पकड़ लिया जाता है जब वो किले पर फतेह करने की बात सोचता है या किले पर विजय प्राप्त करने की बात सोचता है, तो अरुण को बंदी बना लिया जाता है। ऐसे समय में मधुलिका राजा को उसकी सारी योजना के बारे में बताती है ताकि कौशल राज्य को बचाया जा सके। और अंतिम समय में मधुलिका अपने प्रेम भाव को व्यक्त करने के लिए अरुण के साथ स्वयं के लिए भी मृत्युदंड की मांग करती है। तो इस प्रकार हम देखें तो उद्देश्य की दृष्टि से भी एक कहानी प्रेम पर कर्तव्य की विजय को दिखाती है, लेकिन प्रेम भी कहीं फीका नहीं पड़ता, क्योंकि अंतिम समय में प्रेम को भी विजयी करती है मधुलिका जब वो स्वयं अरुण के साथ मरने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये कहानी के 6 तत्व थे जिनके आधार पर हमने संपूर्ण कहानी की समीक्षा की। इसके साथ साथ हमने अरुण और मधुलिका के पात्रों की विशेषताओं को भी मैंने यहाँ थोड़ा विस्तार से बताया है, ताकि आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर सको कि अरुण जो है उसका चरित्र चित्रण कैसा है और मधुलिका का चरित्र चित्रण कैसे किया है इस कहानी में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी और इसके तत्वों के आधार पर जो हमने समीक्षा की है आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।